गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग SN2 रिएक्शन पढ़ रहे थे, बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या क्या होता है ये सब हम लोग देख लिए थे और देख भी रहे थे। उसमें आप लोगों को जो मेनली SN2 रिएक्शन बताया था वो ये था कि SN2 रिएक्शन जो है वो एक ही पद में संपन्न होती है। तो नाभिक स्नेही और क्रियाकारक दोनों एक ही पद में भाग ले रहे हैं। तो एक तो ये द्विअणुक हो गई। दूसरी बात, दोनों ही वेग निर्धारक RDS पद में भाग ले रहे हैं, तो अभिक्रिया कोटि 2 हो गई। फिर कहता हूँ SN2 रिएक्शन जो है वो द्विअणुक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो एक पद में संपन्न हुई, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि इसमें निष्कर्षी समूह लीविंग ग्रुप हटता रहता है और नाभिक सिर्फ बैक से तय करता रहता है, ठीक है। और फिर ये हटकर चला जाता है और ये जुड़ जाता है। इस टाइप से रिएक्शन हुई थी। तो फिर हमने ये कहा था कि अगर त्रिम बढ़ती है, जैसे एल्किल समूह है और त्रिम बढ़ रही है, तो क्रियाशीलता घटेगी। किसके लिए? SN2 के लिए। तो निष्कर्ष समूह अपनी जगह है, लेकिन यह है कि त्रिमबाधा बढ़ती है तो क्रियाशीलता घटती है। दूसरा ये देखा था कि जो संक्रमण अवस्था है उसमें हटने वाले और नाभिक स्नेही दोनों पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज है, यानी संक्रमण अवस्था पर नेगेटिव चार्ज है। तो हम जनरली ये बोले थे कि इलेक्ट्रॉन आकर समूह SN2 के प्रति क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इस टाइप की अपन लोगों ने बातें देखी थी। अब अपने को ये देखना है कि SN2 रिएक्शन का ऊर्जा आरेख कैसा होता है, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन का ऊर्जा आरेख SN2 का ऊर्जा आरेख देखो बच्चों, SN2 रिएक्शन जब होती है, कौन सी होती है? SN2 रिएक्शन। इसको अपन कहते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मतलब समय के साथ अभिक्रिया इस टाइप से चलेगी और ये उसमें उसकी क्या होगी? ऊर्जा होगी, यस, एनर्जी। हम ये मानकर चलते हैं कि अभिक्रिया जब भी होती है क्रियाकारकों के पास कुछ ऊर्जा तो है, यानी ये मेरे पास RLG क्रियाकारक है और यहां मेरे पास न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। अब जैसे अटैक करेगा ये हटेगा तो TS बनेगी। TS की ऊर्जा इससे क्या होती है? ज्यादा होती है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और लीविंग ग्रुप हट रहा है, थोड़ा नेगेटिव, और ये बन गई TS, यस। इसके बाद में ये वाला बंध जैसे टूटकर अलग होने लगता है और ये पूर्णतः बनना शुरू होता है, इसकी ऊर्जा कम होना शुरू हो जाती है। अब ये ऊर्जा कम होते होते मूल क्रियाकारकों से ज्यादा भी रह सकती है और मूल क्रियाकारकों से कम भी हो सकती है। ये तो डिपेंड करेगा रिएक्शन में क्रियाकारकों पर। मान लीजिए ये वाली आकर यहां रुक गए, इसमें फाइनली क्या हुआ कि NUR और लीविंग ग्रुप बोला टाटा बाय बाय, चला गया, यस। ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। तो ये इतनी ऊर्जा कम से कम इसको चाहिए जिसको लेकर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब ये जो क्रियाकारकों की ये ऊर्जा है और ये प्रोडक्ट की ऊर्जा है, प्रोडक्ट की ऊर्जा कम हुई है। यहां देखो ऊर्जा इधर बढ़ रही है, तो क्रियाकारकों की ऊर्जा जो है वो प्रोडक्ट से ज्यादा है। इसका मतलब रिएक्शन जब हुई है तो क्रियाकारकों ने ऊर्जा को बाहर छोड़ दिया और वो ऊर्जा होती है यहाँ ΔH। क्रियाकारकों की ऊर्जा उत्पादों से यहाँ ज्यादा है,
जब प्रोडक्ट में बदले हैं तो ऊर्जा कम हुई है, तो ऊर्जा गई कहाँ, वो गई सिस्टम से बाहर, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ अगर ऐसा होता है तो डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये यहाँ रह गया तो डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल एच नेगेटिव आप अच्छे से जानते हैं, डेल एच नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। और डेल एच पॉजिटिव मतलब ऊष्मा लेगा तो एंडोथर्मिक। यस, ऊष्मा शोषी परिक्रम होता है। तो इस टाइप से अपने पास ये SN2 रिएक्शन का ऊर्जा रेख आया है। इस ऊर्जा रेख में देख रहे हैं कि TS 1 है, जबकि SN1 में TS कितनी आई थी, 2 आई थी। क्लियर हुआ? तो SN2 रिएक्शन की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ गई है। अब तक जो ध्यान रखना वो यह है कि SN2 रिएक्शन में कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है, संक्रमणोत्साह बनती है। ठीक है, एक ही पद में संपन्न हो रही है, एक ही पद में संपन्न हो रही है जिसकी कोटि 2 है। इसमें त्रिम्बादा बढ़ती है, क्रियाशीलता घटती है। इलेक्ट्रॉन आकृति समूह SN2 के रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यस। इतना सीखने के बाद हम 1 by 1 लेंगे। वहां भी SN1 सीखने के बाद 1 by 1 लिया था, एल्किल हैलाइड में, एल्कोहल में, ईथर में। तो यहाँ फर्स्ट ले लेते हैं क्या, एल्किल हैलाइड में SN2 रिएक्शन। बच्चों एल्किल हैलाइड में SN2 होगी, एल्किल हैलाइड में क्या होगी, SN2 रिएक्शन। तो ध्यान रखने की बात क्या है कि SN1 भी हुई थी और SN2 भी हुई थी। इन दोनों मेजर डिफरेंस क्या आया है, SN1 2 पद में, SN2 1 पद में। SN1 प्रथम कोटि, SN2 द्वितीय कोटि, द्विगुणक द्वितीय कोटि। इसमें 3 डिग्री क्रियाशीलता ज़्यादा, इसकी कम। एक इनके लिए एक और आता है स्टीरियो स्पेसिफिक वर्ड। क्या आता है, स्टीरियो स्पेसिफिक। ये नीट में बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन आप लोगों को वही कहानी इधर उधर के क्वेश्चन बैंक, सीट, DPP टेस्ट सीरीज में दिया होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती है, जबकि SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, त्रिविम विशिष्ट होती है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहीं त्रिविम विशिष्ट शब्द आता है, त्रिविम विशिष्ट शब्द आता है तो उससे आप क्या समझेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं SN2 त्रिविम विशिष्ट स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। अब ये स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है इसके बारे में तो अपन बाद में बात करते हैं, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले एक उदाहरण लेते हैं हम। ये H, ये लिविंग ग्रुप, ये CH3 और ये D है। ठीक है, अगर मैं इसमें SN1 रिएक्शन करवाता हूं तो क्या होगा। अगर मैं SN1 रिएक्शन करवाता हूं तो ये हटेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन पर 2 अटैक होंगे, एक हटा उधर से, एक विपरीत से। तो यहां पर प्रोडक्ट कितने बन गए, 2। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको हटाएगा, एक बार यहीं आ जाएगा, एक बार इधर आएगा। स्टीरियो स्पेसिफिक बाद में समझ में आएगा, पहले आप रिएक्शन देखो। आप
कि अगर मैं यहाँ SN1 रिएक्शन करवाता हूँ या मानता हूँ तो ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन गए। अगर मैं इसी में न्यूक्लियोफाइल लेकर SN2 रिएक्शन करवाता हूँ तो SN2 रिएक्शन में बैक से अटैक होता है, लिविंग ग्रुप यहाँ से जाएगा, इसके बैक से अटैक होता है, जब इधर से अटैक होता है तो H पलट के उधर चला जाता है और यह प्रोडक्ट क्या बनता है? H न्यूक्लियोफाइल CH3 और ये D, ये बन गए साहब। अगर मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब लूं तो यहां पर क्या लिख सकता हूं? D, यहां CH3, ये लिविंग ग्रुप और ये H, और यहां वही कहानी न्यूक्लियोफाइल लेकर SN1 रिएक्शन करवाता हूं, न्यूक्लियोफाइल लेकर SN2 रिएक्शन करवाता हूं। करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। SN1 भी करवा सकते हो, SN2 भी करवा सकते हो, आपको आ गया ये सब। तो यहाँ SN1 करवाऊंगा तो ये जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, एक बार अटैक इधर से, एक बार इधर से। जब इधर से अटैक होगा H प्लस CH3 ये बन गया। जैसे इसने SN1 रिएक्शन दिया, ये वाला हट गया, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आया, इधर से अटैक किया, ये आया, ठीक है। अब देखो आप SN2 रिएक्शन होगी तो इधर से अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा तो ये बन गया, देखो ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में दर्पण प्रतिबिंब हैं। क्या है? दर्पण प्रतिबिंब, और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, मतलब ये एनेंशियोमर हैं, ठीक है। और जब ये दोनों एनेंशियोमर अभिक्रिया करे SN1, इससे ये बना और इसके SN1 से ये बना। अगर इन दोनों इनको देखा जाए, इन दोनों को और इन दोनों को देखा जाए तो एक ही है। कैसे? ये वाला एक ही है। सर कैसे हुआ? आप इसको तल में 180 से घुमा दो, ये बन जाएगा। तो ये दोनों तो एक हुए, और इसको तल में 180 से घुमा दो, ये दोनों एक हुए। तो जब भिन्न भिन्न त्रिविम समावयवी अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उसको त्रिविम विशिष्ट नहीं कहते हैं। फिर किसे कहेंगे? जब भिन्न भिन्न त्रिविम समावयवी अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पाद बनाए तो उस अभिक्रिया को त्रिविम विशिष्ट कहते हैं। ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट अलग अलग है, ये इसके ऊपर अध्यारोपित हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। ये एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अब एक है कि नहीं है, अलग अलग हैं, ये सब आपको देखना आना चाहिए भैया। ये आपको शुरू में बहुत अच्छे से बता दिया था, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं। तो त्रिविम विशिष्ट में क्या बोला कि जब भिन्न भिन्न त्रिविम समावयवी अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को त्रिविम विशिष्ट कहते हैं। तो SN2 अभिक्रिया जब भिन्न भिन्न त्रिविम समावयवी में होती है तो भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं, इसलिए इसको त्रिविम विशिष्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई?
यस। और देखो आप SN1 हुई वही प्रोडक्ट बना, इसमें SN1 हुई वही प्रोडक्ट बना, मतलब कि SN1 त्रिविम विशिष्ट नहीं होती है। तो ये लाइन कहीं आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नीट में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है, घबराए नहीं। क्या ये कह सकता हूँ कि SN2 अभिक्रिया त्रिविम विशिष्ट होती है, लेकिन SN1 त्रिविम विशिष्ट नहीं होती है, क्योंकि SN2 में भिन्न भिन्न त्रिविम समावी अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं, जबकि भिन्न भिन्न त्रिविम समावी SN1 अभिक्रिया में सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए वो त्रिविम विशिष्ट नहीं होती है। ये कहानी समझ में आ गई? यस। तो ये भी एक पॉइंट था जो अपने को आना चाहिए था। तो अब हम शुरू कर देते हैं इसमें SN2 रिएक्शन में A ले लेते हैं। A क्या? एल्किल हैलाइड में SN2 अभिक्रिया। देखो बच्चों, एल्किल हैलाइड में SN2 होने जा रही है। अब सभी एल्किल हैलाइड जरूर नहीं कि SN2 दें, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है कि जिनमें त्रिविम बाधा ज़्यादा होती है वो SN2 नहीं देते हैं या बहुत कम देते हैं। तो अब ध्यान रखना कि CH3 और यहाँ Cl है, ठीक है। एल्किल हैलाइड में देखो एल्किल हैलाइड में SN2 रिएक्शन तो कैसे होती है, क्या होती है, ये सब तो हमने पहले देख लिया। इसमें अपन देखेंगे कि अभिकारक की प्रकृति कैसे निर्भर करती है। अभिकारक पर निर्भरता, तो अभिकारक पर यह निर्भरता है कि ये 3 डिग्री है हैलाइड, ये भले ही क्या है 1 डिग्री है, लेकिन ये SN2 नहीं देता है क्योंकि इसकी क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये और ये SN2 रिएक्शन नहीं देते। बात समझ में आ गई? तो ये बात आप ध्यान रखना, बहुत जगह अपनी हेल्प करेगी। कि हमने पढ़ा था कि 3 डिग्री की SN2 के प्रति क्रियाशीलता बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ त्रिविम बाधा ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ इन तीनों की त्रिविम बाधा इतनी ज़्यादा है कि नाभिक किसी इधर से अटैक कर ही नहीं पाता है, इसलिए ये SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है? यस। देखो यहाँ Cl लिख दिया मैंने, X भी लिख सकता हूँ, ये लो X, ठीक है। इधर लिख लेते हैं। ये इन चारों हैलाइड को आप अच्छे से देख लो, 1 2 3 4। ये तो SN2 नहीं देते हैं, ये SN1 देते हैं। इनकी खास बात तो ये है कि ये तो SN1 देते हैं पर SN2 नहीं देते हैं। इनकी खास बात क्या है कि ये ना तो SN1 देते हैं
और ना SN2 देते हैं। SN1 तथा SN2 दोनों ही नहीं देते। SN1 SN2 दोनों ही नहीं देते हैं। क्यों? कारण देखो कि SN1 हो चाहे SN2 हो, इस बंध को टूटना पड़ेगा। SN1 हो चाहे SN2 हो, इस बंध को टूटना पड़ेगा। और बच्चों ये बंध नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो अनुनाद में जाता है, और अनुनाद में जाने से यहाँ द्विबंध लक्षण आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? द्विबंध लक्षण। और द्विबंध लक्षण जो है वो ये कह रहे हैं कि भैया इसको तोड़ना आसान नहीं है। एकल बंध की तुलना में द्विबंध को तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी बंध ऊर्जा ज़्यादा होती है। कहानी समझ में आ गई? तो यहाँ इसमें ना SN1 होगी ना SN2, क्योंकि रिएक्शन कोई सी भी हो, इस बंध को तोड़ना जरूरी है और वो आसानी से टूटेगा नहीं। यही कहानी यहाँ है। यस, यहाँ भी अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध आएगा तो आसानी से नहीं टूट सकता, नहीं टूटेगा तो रिएक्शन भी नहीं होगी, भले वो SN1 हो चाहे SN2 हो। समझ में आ गया? अरे भाई, अभिक्रिया होने के लिए बंध का टूटना जरूरी है। ये समूह हटे, इसके लिए इसका टूटना जरूरी है। और द्विबंध लक्षण ये कह रहा है कि आसानी से नहीं टूटेगा। अगर अपना हेलोएरिन की बात करें तो इसमें भी क्या हो रहा है? अनुनाद हो रहा है। अनुनाद होने से यहाँ भी क्या आ रहा है? आंशिक द्विबंध लक्षण। क्या आ रहा है? आंशिक द्विबंध लक्षण। जब आंशिक द्विबंध लक्षण ही आ रहे हैं तो इसको तोड़ना भी क्या है? मुश्किल है। तो ये भी SN1 SN2 नहीं देता। सर यहाँ तो कोई अनुनाद हो ही नहीं रहा है। अनुनाद तो नहीं हो रहा, लेकिन ये 3 डिग्री हैलाइड है। क्या ये 3 डिग्री हैलाइड है? और 3 डिग्री हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देता है। तो सर SN1 दे देगा? नहीं, क्योंकि जब ये SN1 देगा तो कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और इसको बोला जाता है ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन। और ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन जो है वो एक तरीके से कह सकता हूं कि अस्तित्व में नहीं आ पाता है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ से ये चारों ना तो SN1 देते हैं ना SN2 देते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। तो एल्किल हैलाइड में SN2 रिएक्शन पढ़ रहे थे, अभिकारक पर निर्भर करती है इसकी रिएक्टिविटी। बाकी की कहानी यह है कि 3 डिग्री हैलाइड 3 डिग्री RX सबसे कम SN2 देगा, 2 डिग्री RX उससे ज़्यादा, 1 डिग्री RX उससे भी ज़्यादा, और CH3X उससे भी ज़्यादा देगा। क्या? SN2 बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए जी। ठीक है। अभिकारक के बाद में हम ले लेते हैं नाभिक स्नेही। ठीक है, इसको हटाने के बाद, ठीक है, हटा देते हैं इसको। बच्चों, जो न्यूक्लियोफाइल है, जो नाभिक स्नेही है, वो स्ट्रॉन्ग एनाइनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एनाइनिक। ठीक है। नाभिक स्नेही
न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एनायनिक। स्ट्रॉन्ग एनायनिक से क्या होगा कि वो लिविंग ग्रुप के हटने से पहले ही आक्रमण शुरू कर देगा। स्ट्रॉन्ग एनायनिक, और स्ट्रॉन्ग एनायनिक की खास बात क्या है कि जैसे ही लिविंग ग्रुप हटे, जैसे ही लिविंग ग्रुप हटे उससे पहले ही अटैक कर देगा, पहले अटैक कर देगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, उसको तो थोड़ा सा धनावेश दिखा नहीं कि अटैक किया नहीं। बात समझ में आ रही? तो जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एनायनिक होना चाहिए। किसके लिए? SN2 के लिए। कैसे? जैसे NaOH या OH माइनस बनेगा, NaSH बनेगा, ठीक है। ऐसे आप देखो OCH3 माइनस, और RMGX का ये वाला जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। और भी होंगे, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है SN2 रिएक्शन हो, इसके लिए स्ट्रॉन्ग एनायनिक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। कुछ केसेज में जो है ना न्यूट्रल भी हो जाता है, जैसे अमोनिया वगैरह इनमें, ठीक है। थर्ड नंबर, ये NCERT में दे रखा है, निष्कर्षी समूह की योग्यता। अगर निष्कर्ष समूह की योग्यता की बात करें तो हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई आसानी से हटने वाला समूह, अच्छा लिविंग ग्रुप, आसानी से हटने वाला समूह, अच्छा लिविंग ग्रुप, अच्छी रिएक्शन करवाता है। देखो आप एल्किल हैलाइड में ये इसमें लिविंग ग्रुप कौन है? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। हम पढ़ चुके हैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी पहले भी, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो इनकी निष्कर्षी समूह योग्यता यह है, जब इनकी निष्कर्ष समूह योग्यता यह है तो ये आसानी से हटने वाला समूह हो गया। अब रिएक्शन SN1 हो चाहे SN2, इससे क्या मतलब है? ये कहता है मैं अच्छा हटने वाला समूह हूं। तो जब एल्किल समूह समान हो, एल्किल समूह समान हो, एल्किल समूह समान हो, तो ये वाला SN1 भी ज़्यादा देता है और SN2 भी ज़्यादा देता है, क्योंकि इसमें अच्छा निष्कर्ष समूह है, ठीक है। रिएक्शन भले SN1 हो चाहे SN2 हो, इसमें अच्छा निष्कर्ष समूह है, इसलिए SN1 तथा SN2 दोनों के लिए, SN1 तथा SN2 दोनों के लिए इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, इसकी उससे कम, इसकी उससे इसकी सबसे कम आ रही है। और इनमें एल्किल समूह क्या है? समान है भाई। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से निष्कर्ष समूह की योग्यता भी जो है अभिक्रिया को प्रभावित करती है, ठीक है। अभिक्रिया की जो है रिएक्टिविटी जो है उसको प्रभावित करती है। इसके बाद में हम ले लेते हैं विलायक। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं एक बार, है ना, हटा देते हैं। विलायक देखो पढ़े थे अपन लोगों ने, बच्चों जो विलायक है वो दो प्रकार का होता है, ध्रुवीय अध्रुवीय। ध्रुवीय में दो था, पोलर में दो था, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक।
पोलर प्रोटिक अपन ने SN1 में लिया था। पोलर एप्रोटिक जो है वो SN2 में काम आता है, ठीक है कि नहीं। तो SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्रयुक्त होता है, ठीक है। SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं याद करो आप। ईथर, यस, एसीटोन, बता दिया था इनके बारे में। DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF, DMA एटसेट्रा। तो ये सॉल्वेंट मैंने आपको पहले बता दिए थे। ये कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, ये रिएक्शन करवाएंगे SN2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा है कि SN2 रिएक्शन एल्किल हैलाइड में कैसे कैसे हो रही है, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। यस, प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा सॉल्वेंट ले सकते हैं, जैसे एसीटोन ले लिया साहब, ठीक है। इनमें से कोई सा भी सॉल्वेंट दिया जा सकता है। इनमें आप रिएक्शन करवाओ, देखें, फिर आगे और देखते हैं, ठीक है। 3D लेकर तो बाद में देखते हैं। देखिए, अपने को पता है कि एसीटोन है कैसा सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक। किधर लेकर जाता है रिएक्शन को, SN2 की तरफ लेकर जाता है। दूसरी बात, यहाँ स्ट्रॉन्ग एनायनिक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो रिएक्शन कौन सी लेकर जाएगा, ये भी SN2, यस। जब SN2 लेकर जाएगा तो यहाँ से Cl हट जाएगा और कौन आ जाएगा, OH। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो NaSH या DMSO। अब इसमें भी ये क्या है, पोलर एप्रोटिक है। इसमें ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है। ये भी कहता है SN2 करवा सकते हो, ये भी कहता है SN2 करवा सकते हो। लेकिन ये कहता है, देखो इनको देखकर तो लगता है SN2 रिएक्शन होगी, SH जो है वो इस पर अटैक करेगा, ये तो कह रहे हैं। लेकिन ये क्या कहता है, मैं SN2 नहीं देता हूं, मैं SN2 नहीं देता हूं, मैं SN2 नहीं देता। ये बात आपके पहले ही समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये वाला जो है ये SN2 नहीं देता है भाई, ये उसमें लिखवा दिया अभी थोड़ी देर पहले। बात समझ में आ रही, यस। आपके पास ऐसे दिया हुआ है, यहाँ Cl है, HDCS3, NaSH, DMSO। अब देखो क्या होगा, पहचानो, पोलर एप्रोटिक, स्ट्रॉन्ग एनायनिक, क्या कहेगा, SN2। SN2 में जो प्रतिपन होता है वो वाल्डन प्रतिपन होता है। ये वाला इधर से हटेगा और ये इधर से अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा तो ये उधर पलट जाएगा, इन्वर्जन होगा ना, पलटेगा विन्यास। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट ये इधर से हटेगा, ये इधर से अटैक करेगा। यहाँ कौन आ गया, SH, इधर कौन आ गया, H, ये आ गया D और ये आ गया CS3। कहानी समझ में आ रही होगी। तो एल्काइल हैलाइड में जो SN2 रिएक्शन है, ठीक है कि नहीं, वो इस टाइप से होती है। समझ में आ रहा है। इसमें अपन और भी एग्जाम्पल लेते हैं और उदाहरण लेते हैं एक आध, और इसको आगे हम और बढ़ाते हैं एल्काइल हैलाइड में, ठीक है, यस। लेकिन इसको हटाने के बाद
बच्चों अपने पास जैसे मान लो कोई रिंग दे रखी हो, ठीक है, मान लो इस टाइप से, ये H है, ये D है, H है, ये Cl है, और यहाँ दे रखा है NaSH, DMSO दे दिया। अब देखिए जो SH माइनस अटैक करेगा वो इस पर करेगा, इस पर करेगा तो इसका विन्यास बदलेगा, ये इधर से हटेगा, वो उधर से अटैक करेगा। जब वो उधर से अटैक करेगा तो H नीचे आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये H यहीं का यहीं रहेगा, D भी यहीं रहेगा, इसका विन्यास नहीं बदलेगा, इसका बदल जाएगा। यहाँ पर कौन आ गया? SH। बात समझ में आ रही है? इस टाइप से रिएक्शन हो जाती है। और देखिए अगर अपने पास दो केरियल कार्बन हैं, जैसे मान लीजिए H है, ये Cl है, CH3 है, ठीक है, और जो भी है H CH3 PH, तो यहाँ पुनर्विन्यास नहीं होगा, यहाँ पुनर्विन्यास नहीं होगा। यहाँ देखिए आप NaSH DMSO ले लिया, तो होगा क्या? डायरेक्ट ये इधर से हटेगा और SH इधर से अटैक करेगा, यानी ये वाल्डन प्रतिपन्न होता है, पुनर्विन्यास नहीं होता है। ये खास बात है, SN2 रिएक्शन में पुनर्विन्यास नहीं होता है भैया, नहीं होता है तो नहीं होता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 वही है ना, ये इधर चला गया, ठीक है, इधर चला गया तो H यहाँ आ गया, यहाँ कौन आ गया? SH, यहाँ पर H CH3 और ये PH, ऐसा कैसे रह गया? आपको यहाँ पर D दे रखा हो तो D ऐसे कैसे रह जाएगा? ये लो जी, D ऐसे कैसे रह गया? कुल मिला के इसका जो विन्यास है वो अपरिवर्तित रहेगा और इसमें पुनर्विन्यास की कोई संभावना नहीं है। खास बात ये कि इसमें धारण नहीं होता है, इसमें प्रतिपन्न होता है। उसको वाल्डन ने बताया था, इसलिए उसको वाल्डन प्रतिपन्न बोला जाता है। तो ये रिएक्शन चल रही थी, SN2 रिएक्शन चल रही थी, एल्किल हैलाइड में चल रही है, और एल्किल हैलाइड में अपन ने देख लिया कैसे कैसे होती है। लेकिन एल्किल हैलाइड में एक रिएक्शन और होती है, विलियमसन ईथर संश्लेषण या विलियमसन ईथरीकरण। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे एल्किल हैलाइड में विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।